नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर प्रकाश को पारडे, वैद्यनाथ कॉलेज परली वैजनाथ। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नैराश्य इस कहानी को लेकर विमर्श करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कालजयी रचनाकारों में माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी को एक सामाजिक यथार्थ की भूमि प्रदान की। इसके पहले तिलिस्मी और अय्यारी कहानियाँ ही लिखी जाती थी। नैराश्य ये प्रेमचंद जी की जो कहानी है, ये कहानी हमारी भारतीय परिवार व्यवस्था और इस परिवार व्यवस्था में अभिशाप के रूप में पलती एक मानसिकता जो है कि बेटी पराया धन है और बेटा कुल का गौरव है, और इसके कारण स्त्री को जिस अवहेलना से गुजरना पड़ता है, स्त्री के प्रति जिस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है सास द्वारा, ससुर द्वारा, पति द्वारा, इसकी अभिव्यक्ति निरुपमा इस चरित्र के माध्यम से नैराश्य इस कहानी में हमारे सामने प्रस्फुटित होती है। कहानी पढ़ने से पूर्व कहानी के चरित्रों पर थोड़ा सा संबंधों पर हम विचार करेंगे। इस कहानी में निरुपमा है। निरुपमा के पति का नाम घमंडी लाल है। कहानी में चरित्रों का नाम उल्लेख तो नहीं, लेकिन घमंडी लाल के माता और पिता इस प्रकार का उल्लेख है। उसके बाद निरुपमा की भावज सुकेशी इस कहानी में वह एक महत्वपूर्ण पात्र है। इसी के साथ गौण पात्रों के रूप में एक लेडी डॉक्टर है, एक पामर है, एक मीर शिकार है। इस प्रकार के मुख्य और गौण पात्र है। मुख्य पात्रों के रूप में हम 3 चरित्रों का उल्लेख यहाँ करेंगे। मुख्य पात्र है घमंडी लाल, निरुपमा और सुकेशी। कथाक्रम इस प्रकार है कि निरुपमा स्वयं को अभागिनी, दुर्भागी और अत्याचार और से पीड़ित स्त्री मानती है। इसका कारण यह है कि निरुपमा को इसके पहले 3 बेटियां ही हैं। घमंडी लाल इस कारण नाराज है। घमंडी लाल को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे कुल का दीपक, कुल का गौरव नहीं दे पा रही है। इसलिए पति की एक मुस्कान, पति का एक आलिंगन, पति की एक प्रेम की 4 बातें सुनने के लिए वह हमेशा ही उत्सुक रहती है। इसके लिए जैसे कि एक साधारण भारतीय महिला करती है, वैसे उसको उपवास करती है, निर्जली एकादशियाँ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं। परिवार में निरुपमा इसी कारण तिरस्कार का कारण भी बनी हुई है। पिता, माता और घमंडी लाल, इन सब का निरुपमा के प्रति जो व्यवहार है वह अमानवीय है, वेदनादायी है और पीड़ादायी है। संतानहीन स्त्रियां क्या करे, इसका कोई भी उपाय निरुपमा को नहीं दिखाई देता कि इतने में उसको उसकी भावज की याद आती है। वो भावज को लिखती है कि मेरे घर में मुझे कोई स्थान नहीं है और इसका कारण है कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, 3 पुत्रियां हैं। तो भावज को एक जो लिखा पत्र है उसका उत्तर आ जाता है और वो कहती है कि मेरे पास एक महात्मा है, मुझे मालूम है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात घमंडी लाल के सामने निरुपमा रखती है। तो घमंडी लाल कहते कि ये भी करके देख लेना, सारे उपाय तो किए कराए धराए हैं। और ऐसा कहने के बाद निरुपमा भावज के पास चली जाती है। भावज और निरुपमा में सहेलीनुमा संबंध है, तो उसमें महात्माओं के आशीर्वाद देने की वृत्ति पर भी व्यंग कसा हुआ दिखाई देता है। निरुपमा
को भावज ये कहती है कि हम कहेंगे तो लड़का ही है, लड़का ही होगा, महात्मा के आशीर्वाद से होगा जो होगा, उन्हीं 4 दिन सुख के तो देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की योजना दोनों के बीच बनती है और निरुपमा वापस आती है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। वैसे तो घमंडीलाल पढ़े लिखे होने के कारण उस बात पर विश्वास वे करते नहीं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के मोह में उलझे हुए पढ़े लिखे घमंडीलाल को भी मोह हो जाता है और वह निरुपमा की बातों पर विश्वास करते हैं। परिवेश एकदम से बदल जाता है। जिस निरुपमा को हेय दृष्टि से देखा जाता था, अब उसकी सेवा शुश्रूषा में सभी लगे जाते हैं। कोई एक लोटा पानी तक उसको उठाने नहीं देता। कोई सास कहती है कि नहीं नहीं तुम मत उठाना, बच्चे को परेशानी हो जाएगी। बेटियां सब सह लेती है लेकिन बेटे नहीं सहते। घमंडीलाल सब काम करने के लिए तैयार है, उसके साथ मीठी बातें बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि सुकेशी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, इस योजना का परिणाम ये होता है कि घर में जो बांदी थी वो रानी बन जाती है निरुपमा। तब ये चीज़ समझ में आ जाती है निरुपमा की कि माहौल बदला है तो उसका कुछ लाभ भी उठाया जाए और अपने सारे शौक, अपनी सारी इच्छाएं वो पूरी करती है। घमंडीलाल ने तो यहाँ तक किया है कि गहने खरीदे हैं, पालना खरीदा है, वस्त्र आभूषण खरीदे हैं। पत्नी के प्रति उसका व्यवहार ही बदला हुआ है। होते होते प्रसव वेदना के दिन आ जाते हैं, प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। प्रसव वेदना जैसे ही शुरू हो जाती है, मीर शिकार को बुलाया जाता है बंदूक से फायर उड़ाने के लिए, पामार को बुलाया जाता है, मंगल गायन करने वाले को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया गया है और महरी अंदर है कि अब इंतज़ार चल रहा है। सारे लोग इसी इंतज़ार में है कि कब शुभ संदेश मिल जाता है और इतने में महरी आकर कहती है कि लड़की हुई है। घमंडीलाल का पूरा परिवार जैसे ध्वस्त सा हो जाता है और इतना सारा किया कराया उस पर पानी फिर जाता है और एक मायूसी छा जाती है इनके घर में। घमंडीलाल पत्नी के सामने आकर कहते कि फिर से लड़की हुई है। निरुपमा कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। वास्तविक रूप से घमंडीलाल को लगता है कि बेटी का जन्म उसके लिए निरुपमा अकेली जिम्मेदार है। अब सास ससुर घमंडीलाल इन सब में एक मायूसी का वातावरण छाया हुआ है और निरुपमा को लगता है कि फिर से विपत्ति आ पड़ी है। इस विपत्ति का एक विपत्ति से निकले और दूसरी विपत्ति में आ गए। वह भावत से पत्र व्यवहार करती है और नया संकट बता देती है तो भावच तुरंत उसको मिलने आ जाते हैं और भावच कहती कि अरे तुम्हें लड़की कैसी होगी, होना तो लड़का चाहिए था। तुमने महाराज ने जो बताया था वो सब ठीक तो किया ना, 5 ब्राह्मणों को हर मंगलवार को भोजन तो खिलाया ना। निरुपमा कहती ये तो नहीं कहा था। अरे नहीं कहा था, यही वजह है कि तुम्हें बेटी हुई। और इस प्रकार की नई युक्ति निकालकर सुकेशी ने निरुपमा के घर का माहौल एकदम सा बदल देती है। फिर पति कहता है कि हम इतना नहीं कर सकते थे, पिता कहते हैं कि हम 5 ब्राह्मणों को खिला नहीं सकते थे। फिर से नया दौर शुरू हो जाता है, फिर से नए बच्चे की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर वही होता है, सारा लाड़ प्यार लड़कपन सब 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 होता है और निरुपमा खुशी खुशी वह सब सहती है और प्रसव का वो एक दिन आ ही जाता है। पूरियाँ बन रही है, मिठाइयाँ बन रही है, मंगल गायन के लिए गायक आए हैं, मीर शिकार आया है,
पामर आया है नाचने के लिए, और इतने में आकर दाई कहती है कि आप क्यों बेटी हुई है। इस बार लेडी डॉक्टर को भी बुलाया है, कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक कि बच्चे का नाम तेग बहादुर रखा जाए, यहाँ तक की सोच घमंडी लाल ने सोची हुई थी। और होती है बेटी, घर का दुख देखा नहीं जाता। निरुपमा को ये सह नहीं होता, सारे परेशान हैं, चिंतित है। घमंडी लाल यहाँ तक कह देते हैं कि अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, मैं तो अब यहाँ हमारे घर से भाग जाऊँगा। जो हमेशा से कहता आता था, जो हमेशा से धमकी दी जाती थी। इतने में लेडी डॉक्टर आकर कहती है कि निरुपमा की सांसें चलना बंद हो गया है। यह इस कहानी का कथाक्रम है। इस कहानी में जो विषय चर्चा में रखे हुए हैं, इसको लेकर हम स्वतंत्र रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नैराश्य कहानी की सार्थकता क्या है, विषय की अभिव्यक्ति क्या है, इस कहानी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता क्या है, इन बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। नमस्ते।